कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने वर्ल्ड चैनल पर 12 वर्ड क्लासेस पर। आज हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, यानी कि जो बायो से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जिसके चांस ज़्यादा हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसी में से एक क्वेश्चन हम आज लाए हैं जिसका नाम है डीएनए का द्विकुंडलित संरचना। इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और इसके बारे में आप सभी को समझाएंगे। देखो डीएनए क्या है, डीएनए सब जानते हैं। जैसे डीएनए क्या है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। और डीएनए क्या है, देखो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए, डीएनए से ही तो आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से प्रोटीन से। लेकिन डीएनए किस चीज निर्माण से होता है, डीएनए किसके निर्माण, डीएनए किसका भाग होता है, अरे डीएनए का भी तो कोई किसी से निर्माण होता होगा। डीएनए किससे, एक होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से किसका निर्माण होता है, डीएनए का ना। और डीएनए के अंदर छोटे छोटे अणु के रूप में पाए जाएंगे ये क्या होंगे, जीन होंगे। लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, आज बात किसकी करेंगे, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की। जिसे सब जानते हो डीएनए कैसा है, डीएनए दो कुंडलित संरचना होती है। डीएनए कैसी संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। और जो आरएनए होती है वो एक कुंडलित संरचना होती है। लेकिन इसमें क्या फर्क, इसमें जो आज हम बात करेंगे डीएनए क्या है। अब डीएनए तो सबको जानते हो, डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थों की क्या करे, जो आनुवंशिक पदार्थों की खोज करता है या आनुवंशिक पदार्थों का क्या करता है, संश्लेषण करता है, उसे क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। बट आज हम डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल पर बात करेंगे। अब डीएनए की संरचना किसने डिसाइड की थी, डीएनए की संरचना को जो निर्माण किया था वाटसन और क्री मॉडल, तो 12th में पढ़ते होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे डीएनए। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती होगी, यानी कि यहाँ से लेकर जो होता होगा ये वाला भाग, इसका ये वाला भाग होगा, इसकी कितनी होगी त्रिज्या, जिसको कहते हैं व्यास, व्यास। और एंगस्ट्रॉम होगी, इसका व्यास कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। यानी कि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का व्यास कितना होगा, द्विकुंडलित होगा। द्विकुंडलित यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जो मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर कितना होगा, 10 की पावर 10 माइनस 10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम की पावर कितना होती है, 10 की पावर 10 नैनोमीटर होता, तो 10 की पावर -9। अब इसमें देखेंगे डीएनए कितना भाग है, डीएनए द्विकुंडलित होता है, यानी कि द्विकुंडलित रज्जुकों से क्या होता है, बना होता है। दोनों रज्जु क्या करते हैं, दोनों रज्जु प्रति समांतर होंगे, यानी कि दो कुंडलित रज्जुकों से आपस में जुड़ा होगा और एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। अब ये समांतर होंगे यानी कि जो होगा एक, इसको बोला जाता है रज्जु। रज्जु मतलब इसको प्राइम दिया कि एक होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। लेकिन दोनों समान होना चाहिए, है ना, दोनों समान होंगे। इसके बाद में आगे क्या कहता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए का प्रत्येक हाथ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए का प्रत्येक भाग किसका बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो जिसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है एक ये वाला भाग और ये वाला भाग। अब इसके न्यूक्लियोटाइड भाग की जो बीच की त्रिज्या होगी, ये व्यास होगी, इसका है 20 एंगस्ट्रॉम। दोनों कुंडलित के द्विसूत्री जो डीएनए होता है इसका व्यास कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा। लेकिन ससुर दोनों को भाग कैसा होगा, अलग अलग होगा ना, एक ही तो होगी नहीं। जैसे 3 प्राइम से 3 प्राइम निश्चित है क्या, नहीं ना, तो इसके लिए अपोजिट होना चाहिए। लेकिन जो रज्जु होंगे क्या होंगे, समान होंगे। रज्जु क्या होंगे, आपस में समान होना चाहिए। लेकिन इस ससुरा आपस में एक ही जैसे नहीं बना सकता है, जो होगा आपस में एक ही जैसा नहीं बना सकता है। इसमें भी बहुत सारे लेयर पाए जाएंगे, जिसे एजी नाम सुने होंगे ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फेट समूह किससे जुड़े होते हैं। अब डीएनए का ये भी सुने होंगे कि डीएनए क्या होगा, ज्यादा स्थायी होता है ना, इसीलिए डीएनए क्या है, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। कुछ दिन पहले जब सबसे पहले अवधारणाएं आई थी तो क्या आरएनए को क्या माना जाता था, आनुवंशिक पदार्थ। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी जब खोज हुई तो धीरे धीरे जो निष्कर्ष निकला, धीरे धीरे से जब
जानते हो ना, जब एक चीज खोजी जाती है तो उसके रूप में दूसरा वैज्ञानिक क्या था है, उसमें लेके निकालने के लिए खड़ा है। तो इसी बारे में जब मॉडल एक प्रस्तुत कर रहे थे, तो इसमें भी तो कोई कमी होगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कोई कमी ना आती हो। जो कमी आती है तो अगला वैज्ञानिक जब आता है तो क्या करेगा, उसके बारे में अध्ययन करेगा, उसको फिर से सुव्यवस्थित करेगा। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, एक लेयर होगी, इसमें एक ही लेयर की जब बात करते तो क्या होगा, ये डीएनए नहीं होता, ये क्या होता, आरएनए होता। आरएनए कैसी होती है, वन लेयर संरचना होती है, एक कुंडलित संरचना होती है ना। अब इसमें क्या होगा, दूसरा वाला पॉइंट इसमें जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बस तुमको सिर्फ लिख कर लेना है, दूसरा को एकदम पॉइंट में लिख लेना है। किसमें लिखना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम ऊपर नीचे ना, न ज्यादा कम न ज्यादा, ऑप्टिमम लिखना है। अब इसके बारे में अगले संरचना हुई, या हेलिक्स के प्रत्येक टर्न को लंबाई, जो हेलिक्स होता है यानी कि यहाँ से लेकर लास्ट तक जो इसकी लंबाई होती है, हेलिक्स टर्न की लंबाई होती है, तो इसकी कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम की। अब इसी बात में जब पूछ लिया जाएगा तो इसके बीच में क्या होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब तो जानते ही होंगे कि क्या होगा, इस ससुरा एंगस्ट्रॉम का मतलब होगा कि 10 की पावर -10। जैसे कोई भी चीज है, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, या माइक्रोन होगा, माइक्रोन का भी मान दिया होगा, सेंटीमीटर या किसी भी चीज का मान होगा, उसका मान दिया होगा, उसका क्या होगा, चेंज किया जाता है, एक दूसरे में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब दोनों रज्जुओं को कौन से क्षार जुड़ेंगे, एक नाइट्रोजन क्षार होंगे और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसा कि दोनों, अब जैसे कोई भी चीज हो आपस में धीरे धीरे काम करेगी ना, ये संरचना तुरंत ही तो बन के तैयार नहीं होगी। लेकिन आपको 12th में बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही लिख दोगे और संरचना ऐसे बना दोगे तभी चल जाएगा। ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी के साथ हम क्या बताएंगे, इसके बारे में पूरा अध्ययन करके आपको बस इतना ही पढ़ लेना है। वो बोर्ड में जब इतना भी लिख कर आओगे, पॉइंट टू पॉइंट, एक के नीचे नीचे और भी इसमें पॉइंट बना सकते हैं कि इसमें कितने फास्फेट समूह पाए जाते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और कौन से फास्फेट समूह से जुड़े होते हैं, कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ये सब इसी के अंदर आएंगे जब डीएनए में पढ़ा जाता है। डीएनए कोई भी चीज जैसे होता है, डीएनए सबको पता है कि डीएनए ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए डीएनए का फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है ना, फिंगर के प्रिंट भी इसके लिए आता है। अब आगे हम बात करेंगे कि डीएनए का मॉडल। अब डीएनए के बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ तक जो आ गया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थैंक यू।